हेलो बेटा। आज हम लोग बेटा जो आपका पेंटिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय कलाकारों का योगदान, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब भारत में स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए लोग अपनी आहुति दे रहे थे, तो जो भारतीय कलाकार होते हैं उन्होंने किस तरीके से लोगों को उनको और ज़्यादा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे कि 1857 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता के लिए भारतीयों द्वारा किया गया पहला प्रयास ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र के चलते कुचल दिया गया। तो ये आप यहाँ पढ़ेंगे कि जो सबसे पहला जो 1857 की ईस्वी में जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय द्वारा जो प्रयास किया गया था स्वतंत्रता के लिए, उसको कुचल दिया गया। उन्होंने, आपको ये बात मैंने बंगाली स्कूल में बताई थी कि इसके बाद जो भारतीय परंपराएं, कला, संस्कृति से संबंधित प्राचीन ज्ञान की श्रेष्ठता को ब्रिटिश सरकार के दुष्प्रचारकों ने क्या बताया था कि ये बिल्कुल बेकार है। उन्होंने पहली दृष्टि में इन लोगों का जो था वो उनकी मानसिकता, उनका मनोबल गिराने की कोशिश की थी। उसके बाद में इन्होंने अंग्रेजी पढ़े लिखे वे भारतीय युवा उनके इस दुष्प्रचार में सहमत होते दिखे। जो अंग्रेजी पढ़ लिख लिए थे लोग, उन्होंने ये सोचा कि जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी कला है, जो हमारी परंपरा है, वो तो किसी भी लायक नहीं है, और जो अंग्रेज जो हैं वही सब कुछ हैं। तो लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो भारत के विद्वान थे जाने माने, और भारत की बहुत बड़ी संख्या जो थी वो इस चीज़ को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, वो जो भी है वो बिल्कुल भी है किसी भी तरीके से, और हमारी अपनी एक अलग संस्कृति है जो किसी भी मायने में कम नहीं है। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो 19वीं सदी के जो दशक थे, उनमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसको बहुत बड़ा झटका लगा। कैसे झटका लगा? उस वक्त बेटा इसी तरह की जो सबसे पहले जो पहल हुई वो बंगाल प्रांत में हुई, कलकत्ता में। आपको मैंने बंगाल स्कूल पढ़ाया है, तो बंगाल स्कूल में जितने भी चित्रकार थे उन्होंने इसकी पहल करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो था वो क्रांतिकारियों को अपने चित्रों से, अपनी रचनाओं से एक तरीके से नई उनमें ऊर्जा जागृत कर दी, और एक तरीके से उनका संगठन मजबूत करने में अलग अलग तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो उसमें जो था कि बहुत से जैसे लेखक थे, उपन्यासकार थे, रचनाकार थे, कहानीकार, इन सब ने जो था देशभक्ति गीतों की रचना करनी शुरू कर दी। और इससे क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी थे उन पर इसका ही असर नहीं हुआ, क्रांतिकारी ही तक ने उन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो था इसका असर नहीं गया, बल्कि जो आम जनता थे, जो आम लोग थे, उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया, अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। जो भी उनसे बन पड़ता था, वो भी, जो जनता का आक्रोश ब्रिटिश सरकार की तरफ था, वो भी उभर के आना शुरू हो गया। और इसी में सबसे पहले क्या हुआ कि जो बंगला उपन्यासकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका जो उपन्यास था आनंद मठ, इसने बहुत बड़ा सपोर्ट किया, जिसमें कि जो वंदे मातरम गीत था वो लोगों में, और जो भारतीय जनमानस थे, क्रांतिकारी लोग थे, उनमें क्या हुआ, एक नई उसने चेतना का उजागर करना शुरू कर दिया, एक नई चेतना लोगों में भर दी वंदे मातरम गीत ने। फिर उसके बाद में अब हम अपने भारतीय चित्रकारों की बात करते हैं कि भारतीय चित्रकारों ने किस तरीके का योगदान जो था वो स्वतंत्रता संघर्ष में करना शुरू किया। तो 1905 की ईस्वी थी, जो आपको बताया था कि 20वीं सदी का जो आरंभ था, जो कि बंगाल स्कूल का भी आरंभ था, उसमें जो था ब्रिटिश सरकार ने एक जानी मानी सोच के तहत, एक षड्यंत्र के तहत क्या था, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। और जब हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने की कोशिश की और बंगाल का विभाजन किया, तो
लोगों में इसके प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा हो गया। और उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने बंगाल स्कूल आप लोगों ने पढ़ा है उसमें क्या करना शुरू किया कि 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नाम की एक संस्था की स्थापना कर दी। ये जो संस्था थी उसका काम क्या था? उसका काम था कि मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी नामक जो पत्रिकाएं थी, ये दो पत्रिकाएं थी, मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी। इन पत्रिकाओं में जो अपनी कला के क्षेत्र से रिलेट जो चीज़ें थी उनको प्रकाश करवाना शुरू करना काम था इनका। इस संस्था का काम ये था, जिससे कि जो भारतीय कलाकार थे वो इन पत्रिकाओं में अपने चित्र, अपने जो विचार थे उनको प्रकाशित करवा करके आम लोगों तक जो था उसको भेज सकते थे। तो इस तरीके से इसका काम ये था, जिसमें कि बेटा अब आपको पता है पत्रिकाओं में क्या होता है, छापे की चीज़ें होती हैं। पत्रिका सिर्फ एक नहीं बनती है, पत्रिका की बहुत सारी कॉपियाँ निकलती है। तो जब अब उन्होंने, उनका काम तो ये था, उन्होंने संस्था को तो स्थापित कर दिया, लेकिन उनको अच्छे से पता ही नहीं था कि जो छपाई का काम होता है वो किस तरीके से होता है। तो जो चित्रकार थे उससे रिलेट, उनमें जो बेस्ट चित्रकार थे उनको क्या किया गया, इंग्लैंड और जापान भेजा गया। और जो छपाई की जो विधि थी उसको क्या किया गया, वहाँ से और अच्छे तरीके से सीख करके आने के लिए प्रेरित किया गया। उसके बाद में इनमें क्या था कि जो कुछ चित्रकार थे जिन्होंने इस क्रांति में, स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिनमें के आपके भगिनी निवेदिता, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, समरेंद्र नाथ, लेडी हेरिंगम, इनके जो सहयोग था, इन्होंने इन पत्रिकाओं में जो छपवाया, इन लोगों ने अजंता, एलोरा, बाघ की जो गुफाएं थी, जो पुरानी गुफाएं थी, जो वहाँ पर कलाकृतियाँ बनी हुई थी, उन्हीं की नकल ये करके लेके आए, स्केचिंग बना के लेके आए वहाँ पे जाके। और उसके बाद में इन्होंने ये स्केचिंग जो थे वो इन पत्रिकाओं में छपवाए, जो पत्रिकाएं सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, इन्होंने जो था वो यूरोप में भी इन पत्रिकाओं में जो छपे हुए चित्र थे उसकी प्रशंसा होने लगी। तो इस तरीके से ये तो पहला स्टेप था। उसके बाद में अब स्वतंत्रता प्राप्ति में जो चित्र बने उनके बारे में बात कर लेते हैं कि वो कैसे चित्र थे और क्या उनमें बना। तो जो चित्र थे वो जो चित्र थे बेटा उनमें जो था वो ये सबसे पहले जो था भारत माता का एक चित्र था वो बनाया। और ये अवनींद्र नाथ टैगोर ने जो था ये चित्र बनाया था कि इसमें, इस चित्र में जो है वो भारत माता का सबसे पहला चित्र अवनींद्र नाथ टैगोर ने आपका बनाना शुरू किया। और इस चित्र में जो था वो भारत माता के चित्र में अवनींद्र नाथ टैगोर ने चित्र बनाया। और उस भारत माता के चित्र में एक महिला को उन्होंने एक भारत माता के रूप में चित्रित किया। और इस महिला को उन्होंने हाथों में बेड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए दिखाया था, जिससे कि जो लोग थे और उसको दीनहीन दृष्टि से, यानी कि जैसे कि वो लोगों को कह रही है कि मुझे इस जेल से आप आकर के छुड़ाइए। तो जब इन्होंने ये चित्र बनाया, कुछ लोगों ने इनकी प्रशंसा की, कुछ लोगों ने इनकी बुराई भी की, लेकिन ये जो चित्र था ये क्रांतिकारियों में और जो आम जनमानस थे उनमें इस चित्र की जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई इन चित्रों की। और सभी लोगों ने इन चित्रों के से एक नई ऊर्जा जो थी वो आम जनमानस तक जो थी वो भर गई स्वतंत्रता के लिए। उसके बाद में भारत माता को लेकर के द्विजेंद्र लाल रॉय ने भी भारत माता का एक दूसरा चित्र बनाया, जिसमें कि जो भारत माता थी वो सुंदर तेजस्वी महिला दिखा रखी थी, जो कि लाल किनारे की साड़ी पहने हुए जो थी पानी से ऊपर उठते हुए दिखा रही थी। उसने हाथ में धान की बालियां पकड़ी हुई थी और सिर पर जो था वो उसने हिमालय जो था उसका एक मुकुट पहने हुए इन्होंने दिखा रखा था। गले में उसने मोतियों का झूलता हुआ हार पहना हुआ था। ठीक इसी के बाद एक और चित्र जो था वो अमृता शेरगिल ने बनाया भारत माता का।
इस चित्र में भारत माता का जो था, जिस तरीके से एक जो वृद्ध महिला थी उसको सफ़ेद साड़ी पहने हुए दिखाया गया था और उसने अपनी गोद में एक नन्हा बालक लिए हुआ था जो कि नग्न था, छोटा बच्चा। तो वो जो छोटा बच्चा था वो भारतीय लोग थे और जो वो वृद्ध महिला थी वो भारत माता थी। और उसके बाद में उसको फटे पुराने कपड़ों में पहने हुए दिखा रखा था, जबकि दूसरी एक और जो लड़की थी उसको भी फटी हुए साड़ी पहने हुए दिखा रखा था। तो ये जो फटी हुई साड़ी पहने हुए लड़की थी, ये इन फ्यूचर में भारत माता को दिखा रखा था कि यदि आपने आज अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं किया, आज आज़ादी नहीं ली, तो मैं कल भी इसी रूप में आपके सामने रहूंगी। मेरा यही हाल, जो आज मैं वृद्ध हूँ, मैं वृद्ध ही रहूंगी। मैं भारत माता के रूप में उन्होंने जो प्रकाशित किया कि जो भारत देश है वो वृद्ध रहेगा। और जो बच्चा था कि आप लोग जो है वो आज भी इसी तरीके से कुपोषित या अभी भी इसी तरीके से नग्न छोटे बच्चे हैं जिनको एक माँ ही पैम्पर करती हैं, तो आप कल भी ऐसे रहेंगे और मेरा कल ये फटे पुराने वस्त्र वाला रूप जो है वो भी कल इसी तरीके से रहेगा। तो इस तरह की जो कष्ट और वेदना थी उनके चेहरे पे स्पष्ट दिखाई देती थी। इस तरह का जो अमृता शेरगिल ने जो चित्र बनाया, इसने लोगों में बहुत ज़्यादा क्रांति पैदा कर दी। उसके बाद में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ उस पर ही गगनेंद्र नाथ जो थे वो व्यंग चित्रकार थे, तो उन्होंने एक पंजाब में शांति घोषित नाम का जो चित्र बनाया कि पंजाब में इस तरीके का जो लोगों के बीच में जब एक क्रांति की लहर दौड़ रही थी और उन्होंने जलियांवाला बाग में जाकर के एक उन्होंने मीटिंग की या लोगों को जोड़ा और उसके बाद में उनके ऊपर किस तरीके से वहाँ पे हत्याकांड जो ब्रिटिश सरकार ने किया था, किस तरीके से वहाँ पे औरतें बच्चे उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा और सबको गोलियों से भून दिया गया था। तो लोगों के प्रति इस हास्य व्यंग चित्र के प्रति लोगों के मन में, भारतीय लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा को जो था वो एक और अलग नए रूप में प्रबल कर दिया गया। उसके बाद में नंदलाल बोस ने सती की मृत्यु, अग्निदेवता, ऐसे जो चित्र थे, इन चित्रों से जो था बार बार उन्होंने जो था वो भारतीय चित्रकला की जो परंपरा थी, जो पुरानी चीज़ें थी, जो पुराना विषय वस्तु थी, उसको बार बार लोगों के सामने रख करके बताना शुरू किया। और लास्ट में जो था एक जो हरिपुरा जो था वो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में जो था इन्होंने नंदलाल बोस ने जो हल जोतता एक किसान था बेटा, उस किसान को कृषक के जो पंडाल था उसमें ये चित्र बनाया, जिससे कि इन्होंने जो थी वो भारतीय लोक कला और भारतीय जनजीवन के, हमारा भारतीय जनजीवन किस तरीके का, इस तरीके के जो चित्र थे वो जो था वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। क्योंकि जो लोग थे जो अंग्रेजी थोड़ा सा पढ़ लिख गए थे तो वो अपने आप को मॉडर्न समझने लगे थे और वो अंग्रेजों की नकल करना शुरू कर दिए थे। तो जब इन्होंने भारतीय जो जनमानस के लोग थे, भारतीय जो कलाकार थे, उनके बारे में इन्होंने उस पंडाल को सजा करके लोगों तक पहुँचाया, तो लोगों में क्या था, अपनी जो संस्कृति थी, जो अपनी परंपराएं थी, अपनी कला थी, उसको बचाने के लिए अलग से ही एक स्वतंत्रता संघर्ष में एक अलग नई आहुति इन्होंने दे दी थी। लोगों में क्रेज आ गया था अपनी जो थी स्वतंत्रता संघर्ष को बचाने के लिए। तो इस तरीके से जो था भारतीय जो संघर्ष में जो था लोगों के प्रति भारतीय कलाकारों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, बहुत ज़्यादा उन्होंने इस तरीके से सपोर्ट किया, अलग अलग उन्होंने चित्र बनाए। अब जो हमारा नेक्स्ट लेसन है बेटा, ये है आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है भारत का, उसका विकास है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किस तरीके से बना, कब कब उसका विकास हुआ, उसे क्या ज़रूरत पड़ी, और इस तरीके के जो कुछ जो क्वेश्चन है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये आपको चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भारतीय जो आज राष्ट्र अपना जो तिरंगा है उसका चित्र है, लेकिन ये सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। इससे पहले भी कुछ राष्ट्रीय ध्वज बने, वो कब कब बने इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो देखिए बेटा, जो राष्ट्रीय ध्वज थे वो क्यों बने ये हम लोगों ने पढ़ना है पहले। तो ये सबसे पहला जो आप लोग देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज है। ये
जो है वो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका एक पिक्चर है, ये राष्ट्रीय ध्वज है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं इस राष्ट्रीय ध्वज को बंगाल जब 1900, आपको बताया मैंने कि जब 1905 ईस्वी में भारतीय लोगों को हिंदू मुस्लिम विभाजन से लड़वाने के लिए अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो उस वक्त क्या था कि वो जो था पूरे बंगाल में और पूरे भारत में जो था क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। ये आपको मैंने अभी बताया। तो सब लोग जो थे वो क्रांतिकारी जो थे उससे पहले भी और उस वक्त लोगों को इकट्ठा करके लोगों के साथ, या जो क्रांतिकारी थे वो आपस में भी जब एक मीटिंग करते थे, अपनी योजनाएं तैयार करते थे, योजनाएं बनाते थे, तो उनको भी एक सिंबल की ज़रूरत पड़ती थी कि जिस सिंबल के नीचे रह करके या जिस चीज़ को हम हाथ में ले करके लोगों को और ज़्यादा ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो है वो उनके खिलाफ करें, उनके मन में उनके लिए घृणा और आक्रोश और ज़्यादा बढ़ जाए। तो जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार का झंडा था उसको देख करके उनका जो है, देखिए बेटा, हर जो एक वो होता है, राष्ट्र होता है, उसका जो है झंडा जो होता है ना वो गौरव होता है, सम्मान होता है। प्रदेश जो एक भी कोई भी देश होता है तो उसका जो झंडा होता है उसके सम्मान को प्रदर्शित करता है। तो इसी तरह से जब भारतीय लोगों में आपस में जो था वो उनके बीच में जो था आज़ादी के लिए जो लहर थी वो दौड़ने लगी, तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी अपने एक झंडे की रचना करें, जिससे कि जो हमारे देश का गौरव, हमारा झंडा होगा, वो लोगों तक जाए और उसको देख करके लोगों में और ज़्यादा क्रांति की लहर दौड़े। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस जो सभा थी, आपको बताया अभी मैंने, तो उसका जो कलकत्ता में था, पारसी बागान नाम का एक पार्क था, उसमें 1906 में कांग्रेस की एक सभा का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो कांग्रेस ही थी उस वक्त, तो जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने सबसे पहले जो था वो झंडा था, इस झंडे का जो था निर्माण कराया। तो ये जो झंडा था, इस झंडे को सबसे पहले बनाया गया और इस झंडे का जो निर्माण था 7 अगस्त 1906 में ये पारसी बागान के पार्क में इसका सभा का आयोजन हुआ, जहाँ पर इसमें झंडे को व्यक्त ये फहराया गया झंडा। और इस झंडे में क्या था कि एक जो थी, इसमें 3 रंग की इक्वल ही पट्टियां बनी हुई थी, जो कि पहली जो पट्टी थी वो हरे रंग की, बीच वाली जो थी वो पीले रंग की और नीचे वाली जो पट्टी थी वो लाल रंग की बनी गई थी। इसमें जो हरे रंग की पट्टियां थी उसमें जो था 8 जो थे कमल पुष्प एक लाइन वाइज इसमें बनाए गए थे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक लाइन वाइज बनाए गए थे। और उसके बाद में जो था यहाँ पर फिर उसके बाद में जो बीच वाली पीली पट्टी थी, पीली पट्टी पर वंदे मातरम जो था वो देवनागरी लिपि से लिखा गया था। यहाँ पे आप पढ़िए, हरी पट्टी पर सफ़ेद रंग के जो थे 8 जो कमल पुष्प थे वे बनाए गए थे और देवनागरी लिपि में जो था वंदे मातरम लिखा गया था। आपको मैंने पहले बताया कि जो वंदे मातरम गीत था उसने लोगों के बीच में जो था एक नया आक्रोश पैदा कर दिया गया था। तो जो वंदे मातरम वर्ड था इसको यहाँ पर इसलिए मेंशन किया गया था ताकि लोग पढ़ें और उनके बीच में जो वो आक्रोश पैदा हुआ था वो और ज़्यादा ही उन्नति कर ले। फिर जो नीचे वाला था ये लाल रंग का जो था, लाल रंग की इसमें जो था बनाई गई पट्टी जो थी, और इस लाल रंग की जो पट्टी थी उसमें सफ़ेद रंग का सूर्य और दाहिनी ओर अर्ध जो आधा चांद और तारा था वो बनाया गया। तो इस तरीके से चांद और सूरज यानी कि दिन और रात दोनों का एक तरीके से इसमें जो था दोनों का प्रतिरूप दिखाया गया था। तो ये जो पहला झंडा था ये 7 अगस्त 1906 में बनके तैयार हुआ, पहले दिन उस दिन आया प्रकाश में। उसके बाद हम दूसरा झंडा देखेंगे बेटा। दूसरा झंडा जो था वो ये वाला झंडा था, और ये वाला जो झंडा था
इसको बेटा जो था वो जो दूसरा राष्ट्रध्वज था तो उसको ये यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा राष्ट्रध्वज 1921 में जो था वो राष्ट्रीय कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में, यहाँ पे विजयवाड़ा अधिवेशन में जो था एक युवक था जो कि उसने मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी जो थे इनका पूरा नाम है ये, इनको क्या किया था, उनको सौंप दिया था, बना करके उनको दे दिया था। तो इस झंडे में जो था वो इस झंडे में जो था कि ये इस तरीके का झंडा था जो कि उन्होंने बना के दिया था। और इस झंडे में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 रंग का झंडा पहले उस व्यक्ति ने जो दिया था वो सिर्फ इतना झंडा था, 2 रंग का झंडा बना करके उस व्यक्ति ने दिया था, जो कि जो था पिंगली वेंकैया नाम से एक व्यक्ति था, उसने तैयार किया था। और इस वाले झंडे में जो था सिर्फ लाल और हरी जो पट्टी थी वो बनी हुई थी और एक जो थी वो चरखा बनी हुई थी। तो इस तरीके का ये झंडा था। लेकिन उसके बाद में जो बेटा उस वक्त में देखिए जो 2 समुदाय भारत में थे, एक हिंदू और एक मुसलमान, तो जो लाल रंग है वो हिंदुओं में बहुत शुभ माना जाता है और जो हरा रंग है वो मुसलमान समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये जो झंडा था जो कि पहले उस व्यक्ति ने बना के दिया था, ये लाल और जो हरे रंग से बना हुआ झंडा था, तो ये जो झंडा था वो हमारे समाज के जो 2 मेन जो मुख्य जो कम्युनिटी थी उनको रिप्रेजेंट कर रहा था, उनको दर्शा रहा था। लेकिन उसके बाद में जो गांधी जी थे वो खुश तो हुए इस झंडे को देख के, उन्होंने बहुत इसकी जो थी वो प्रशंसा भी की, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसमें एक सफ़ेद रंग की पट्टी जो थी उसका भी निर्माण करवा दिया। और आप ये ऊपर देख रहे हैं ये इसकी एक सफ़ेद रंग की पट्टी का निर्माण करवाया और उसके बाद में जो है इसमें उन्होंने सलाह दी कि इसमें जो है एक चरखा जो है उसका भी निर्माण करवाया जाए, इसको भी बनवाया जाए। और ये जो चरखा थी ये उन्नति का द्योतक थी। आपको पता है कि जो भारतीय समाज था वो जो था वो इस तरीके के जो चरखा करना, खेत में हल जोतना, इस तरीके का जो भारत का जो था बैकग्राउंड था, तो उन्होंने जो थी ये चरखा, क्योंकि गांधी जी का फेवरेट था तो उन्होंने चरखा को इसमें डलवा दिया। तो ये जो आया आपका ये जो दूसरा झंडा था ये 1921 में जो था वो गांधी जी को आया और उसके बाद इसको इस तरीके से जो थी एक इसमें सफ़ेद पट्टी जो थी उसको जो है दोबारा से इसमें ऐड करके इसमें इसको, जबकि इसको कोई प्रॉपर जो था कांग्रेस ने इसको मान्यता नहीं दी थी, लेकिन फिर भी ये दूसरे झंडे का निर्माण इस तरीके से हुआ। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा तीसरा झंडा था, ये हमारा जो आज भी जो हमारा झंडा है ये वाला हमारा झंडा है, ये वाला आप अभी भी हमारा यही झंडा है जो कि चल रहा है, जो कि ये तीसरा झंडा है। और इस तीसरे झंडे की बात करें तो ये जो तीसरा झंडा है बेटा ये 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले ये दिल्ली के लाल किले में फहराया गया था। और इसका ऐसा नहीं, अब देखें ये जो था ये 15 अगस्त 1947 को फैलाया तो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको फहराने में भाई उससे पहले ये बना भी होगा। तो ये बना कब है हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि जब आप देखिए कि भारतीयों की जो भावनाएं थी राजनीतिक, सामाजिक और इस तरीके की जो भावनाएं थी, उनके जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसको दर्शाने के लिए हर तरीके से इस झंडे में, जो हमारा झंडा प्रेजेंट में है, तो उसमें हर तरीके का विचार विमर्श हुआ। और उसके बाद 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, इस भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता बेटा स्वीकृति दे दी गई 22 जुलाई 1947 को। जुलाई में देखिए बेटा ये झंडा बनके तैयार था। और उसके बाद जब भारत की आज़ादी का पहला दिन था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद इसको लाल किले की प्राचीर पर फहरा दिया गया। तो ये जो झंडा था, अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये झंडा किस तरीके का बना हुआ था, क्या इस झंडे में था। तो
आप देख सकते हैं, ये इस झंडे का जो हमारा प्रिय नाम है वो है तिरंगा। इसको हम तिरंगा भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, वो 3:2 है। यानी कि यदि इसकी जो ये लंबाई है वो 3 होगी तो जो इसकी चौड़ाई है वो 2 होगी। और इसमें जो है आपको पता ही है कि इसमें जो है 3 पट्टियों से बना हुआ ये झंडा है, जिसमें के ऊपर की जो पट्टी है वो केसरिया रंग की है, बीच में जो पट्टी है समानुपाती, एक जितनी अनुपात की पत्तियां बनी हुई हैं इसमें बेटा, 3 पत्तियां हैं जो कि ऊपर की केसरी रंग की हैं, बीच की सफ़ेद और नीचे की हरे रंग की पट्टी है। और इसमें जो है बीच वाला जो सफ़ेद रंग है उसमें एक 24 तिल्लियों का बना हुआ अशोक चक्र बना हुआ है। अब ये जो है, ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो झंडा होता है वो किसी भी देश का जो है वो गौरव होता है, एक सम्मान का प्रतीक होता है, और वो जो है देश के राजनीतिक विकास को प्रतिबिंब करता है, प्रदर्शित करता है। देश का जो राजनीतिक विकास है उसको दर्शाने के लिए झंडे का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे भारत के लोगों का गौरव और अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो है वो इसी झंडे से बनी हुई है। तो इस झंडे के बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने देख लिया कि 3 रंगों का झंडा है, और इस झंडे में यहाँ पे आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी है इस झंडे का जो भी अनुपात था वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए बेटा, जो 24 इसमें ये नहीं है कि ठीक है ऐसे ही किसी का मन किया और उन्होंने ऐसे ही कोई भी कलर डाल दिया, नहीं, उन्होंने ये जो रंग डाला है इसका कुछ सोच समझ के उन्होंने किया है कि क्यों ये रंग है। तो जो सबसे पहला जो केसरिया रंग आप लोग सबसे पहले झंडे में ऊपर की तरफ देखते हैं, ये जो केसरिया रंग है ये साहस और बलिदान का जो है वो रंग है। साहस का, जो क्रांतिकारी थे, जो हमारे देश के जितना भी सेना बल है उनका साहस, उनका जो बलिदान है उसको प्रदर्शित करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो केसरिया रंग है उसको सबसे ज़्यादा जो है साहस का प्रतीक आज भी मानते हैं। तो ये है। उसके बाद में जो सफ़ेद रंग बीच में है ये लोगों में शांति बनाए रखने के लिए शांति का प्रतीक है। ये सच्चाई का प्रतीक है, सत्य की तरफ बढ़ते रहना है और शांति को लेकर के हमें देश की प्रगति को आगे बढ़ाना है, इस तरीके का प्रतीक है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो ये हरे रंग जो आपको दिखाई दे रहा है, जो तीसरी पट्टी है, हरा रंग जो है वो अपने देश की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। आपको पता है कि जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, तो जो कृषि है वो हरे रंग से ही होती है, हरे रंग का है, तो उसी का एक तरीके से ये एग्जाम्पल है। उसके बाद में ये यहाँ पे जो आप ये 24 तिल्ली देख रहे हैं बेटा, ये तिल्लियाँ जो आपने 11th क्लास में सारनाथ में जो सिंह शीर्ष नाम से जो अशोक स्तंभ था वो पढ़ा था, उसी में से ये एक 24 तिल्लियों का अशोक चक्र जो है यहाँ पर लिया गया है। और इस जो अशोक चक्र में इसको यहाँ पर मैंने आपको तब भी बताया था कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये 24 घंटे को प्रदर्शित करती 24 तिल्लियाँ हैं जो कि दिन और रात में जो है प्रगति की तरफ बढ़ते हुए देश को प्रदर्शित करती हैं। तो इस तरीके से जो है ये तीनों झंडों का आपका जो है डिस्क्रिप्शन है कि पहला झंडा कब बना, दूसरा झंडा कब बना, और आप लोगों ने इसी तरीके से पढ़ना है। ये 2 टॉपिक हैं आपके। सबसे पहला जो टॉपिक था बेटा आप लोगों का वो था कि ये जो झंडा है वो किस तरीके से है, क्या है ये झंडा, और आप लोगों ने पढ़ा था, ये अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में ये इससे पहले आप लोगों ने ये वाला जो टॉपिक पढ़ा है कि ये वाला जो टॉपिक था आपका भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में जो था वो लोगों का किस तरीके से, भारतीय कलाकारों का जो था वो कितना योगदान था। तो ये दोनों ही टॉपिक आप लोगों ने पढ़ने हैं। होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर समझ नहीं आए तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।